हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। इस लेक्चर को आपको लास्ट तक जरूर सुनना है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहां पर आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। यानी दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वो भारत के नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी चुने गए हैं और इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दोस्तों, जो वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हर्षवर्धन श्रृंगला 30 अप्रैल 2022 को रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उनकी जगह विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को चुना गया है। दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। विनय मोहन क्वात्रा की जो छवि है वो विदेश कूटनीति के मामलों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यानी उन्हें विदेश कूटनीति की बहुत अच्छी समझ है, इसलिए उन्हें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है भारत के? तो उनका नाम याद रखिएगा, एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर प्रोसीटेड स्टील स्लैग, जिसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं, से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? यानी वह कौन सा शहर है भारत का जिसने स्टील स्लैग से सड़क बनाई है? दोस्तों, जो स्टील स्लैग होता है वह एक प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, यानी औद्योगिक कचरा होता है। तो उससे सड़क बनाने वाला कौन सा शहर बन गया है? आंसर है इसका सूरत। तो दोस्तों, सूरत में स्टील स्लैग से सड़क बनाई गई है और इस सड़क को बनाने में सहयोग किसने किसने किया है? आप ध्यान से सुनते जाइएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील। तो इन सभी ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके तहत ही सूरत में एक स्टील स्लैग से सड़क बनाई गई है। दोस्तों, इस सड़क का निर्माण 1 साल पहले शुरू हुआ था, यानी यह जो सड़क है वो 1 साल में बनकर तैयार हो गई है। यह सड़क 6 लेन है। कितने लेन है दोस्तों? 6 लेन है, जिसके दोनों ओर 3-3 लेन है। ठीक है, यह स्टील कचरे के टीले से यानी स्टील स्लैग में परिवर्तित किया गया है, यानी जो स्टील का कचरा होता है उससे बनाई गई है। और दोस्तों, अगर इस प्रकार की प्रोजेक्ट और भी बड़े पैमाने पर होते हैं तो इससे होगा क्या कि जो स्टील स्लैग है, जो औद्योगिक कचरा है, उसका इस्तेमाल सही जगह किया जाएगा। गुजरात के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सूरत की बात आई है तो सूरत जो है वो गुजरात शहर में है, तो चलिए गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों, गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। और भूपेंद्र भाई पटेल, कौन दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप और दादर एवं नगर हवेली, ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस या नेशनल मैरीटाइम डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों में समुद्री व्यापार
और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों अब हम अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। सभी डे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। दोस्तों जो ऑटिज्म है यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी बच्चा अपने आप में ही केंद्रित होता है, उसे दूसरे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है उसे ऑटिज्म बोला जाता है। अगला दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस और राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस। ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, दांडी सत्याग्रह दिवस और ग्राम स्वराज दिवस, ये सभी दिवस मनाए जाते हैं 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 12 अप्रैल को स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण डे है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइटेड दिवस और मानव एकता दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 29 अप्रैल को राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस आप नोट जरूर कर लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, ठीक है, इसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी बोला जाता है, तो आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? यानी दोस्तों आरपीएफ ने कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान कौन सा चलाया है? आंसर है इसका ऑपरेशन उपलब्ध। यानी ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया गया है? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कालाबाजारी को रोकना। ठीक है, इससे पहले आरपीएफ ने साल 2022 में फरवरी में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन आहट। क्या नाम था दोस्तों? ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मानव तस्करी को रोकना। यानी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जैसे किसी बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे देशों तक ले जाना, इसको रोकने का जो अभियान चलाया था आरपीएफ ने, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन आहट। ठीक है, और जो ऑपरेशन उपलब्ध है, तो ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियान ने दलालों और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया है। ठीक है, बात आई है आरपीएफ की, तो दोस्तों आरपीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जाए। दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 में हुई थी और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है? संजय चंदर हैं। कौन है दोस्तों? संजय चंदर। आपको ये एक बात और याद रखनी है, रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और जो आरपीएफ है वो देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है और यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की सुरक्षा और किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी करता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? आंसर है इसका 13 नए जिले। यानी आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए जा रहे हैं और इसकी घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है वहां पर 13 जिले हैं। अगर 13 और जिले बन जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिले हो जाएंगे? 26 जिले हो जाएंगे। ये आप ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात आई है दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना है और कर्नाटका है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा उड़ीसा भी है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा।
अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वोमेन यानी यूनाइटेड नेशन वोमेन के लिए किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? तो यह योगदान दिया है किसने? भारत ने। यानी दोस्तों जो यूएन वोमेन नाम की एक एजेंसी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो कि महिलाओं के लिए कार्य करती है, तो उसके लिए भारत ने कितने सहायता दी है? तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। तो लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की देश की मूल्यवान साझेदारी की पुष्टि करने के लिए भारत ने यह योगदान दिया है। और दोस्तों भारत अपने संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए यूएन वुमेन के साथ काम करेगा। दोस्तों जो यूएन वुमेन है वो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम करता है और लैंगिक समानता के लिए काम करता है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वानियाकोला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? यानी जो इंटरनल रिजर्वेशन था एक विशेष प्रकार के समुदाय के लिए, जिसका नाम है वानियाकोला क्षत्रिय समुदाय। तो दोस्तों तमिलनाडु में जो वानियाकोला क्षत्रिय समुदाय है, इसको 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन का मतलब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी राज्य में ओबीसी के लिए 20% आरक्षण है, ठीक है, और 20% में ही किसी एक जाति के लिए या किसी एक समुदाय के लिए अलग से आरक्षण दे दिया जाए, तो जो अलग से आरक्षण दिया गया है, आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया गया है, उसे बोलते हैं इंटरनल रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो वानियाकोला क्षत्रिय समुदाय था तमिलनाडु में, उसको 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन दिया गया था, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना है, ठीक है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो वानियाकोला क्षत्रिय समुदाय है उसको 10.5% आंतरिक आरक्षण, समानता, गैर भेदभाव और तमिलनाडु में 115 अन्य अति पिछड़े समुदायों तथा विमुक्त समुदायों के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हुआ क्या है दोस्तों कि जो तमिलनाडु में अति पिछड़ा वर्ग है उसको 20% आरक्षण दिया गया है, लेकिन इस 20% में ही केवल 1% आरक्षण किसको दिया गया था? वानियाकोला क्षत्रिय समुदाय को। और दोस्तों जो 9.5% जो आरक्षण बचता था वो दिया गया था 115 अन्य समुदायों को। यानी दोस्तों 10.5% आरक्षण किसी एक समुदाय को और बाकी जो 9.5% आरक्षण है वो 115 समुदायों को दिया गया था। इस प्रकार से ये इनबैलेंस था, तो इसको हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि ये सी ऑटो स्टैंड क्या है। सी ऑटो स्टैंड का मतलब ये है कि जो ये एक ऑटो स्टैंड होगा, इसमें केवल उन महिलाओं के ऑटो होंगे जो ऑटो चलाती हैं। यानी ऑटो चलाने वाली जो महिलाएं हैं, केवल महिलाओं के लिए एक ऑटो स्टैंड बनाया गया है, केवल आप इतना समझिएगा, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1, और राजा गुप्ता को आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड जरूर याद रखिएगा, राजा नंबर 1। कौन सा कोड दोस्तों? राजा नंबर 1, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप हमें खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।